युवराज की बात सुनते ही सुहानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उठकर युवराज के पास आती है और उसके बेड पर बैठ जाती है। सुहानी युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। युवराज सुहानी के हाथ में अपना हाथ रख देता है। युवराज की चोट देखकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है। उसके हथेली के पीछे की उंगलियां बुरी तरह से छिल गई थी। सुहानी अपने दूसरे हाथ से दवा निकालकर धीरे धीरे युवराज के हाथ की उंगलियों में लगाने लगती है। युवराज को इससे हल्की जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर सुहानी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युवराज का सारा दर्द उसे ही महसूस हो रहा हो। सुहानी इस वक्त धीरे धीरे फूंक मारते हुए युवराज के हाथ पर दवा लगा रही थी। उसका पूरा ध्यान युवराज की चोट पर था और युवराज का ध्यान सुहानी के चेहरे पर। कुछ ही देर बाद सुहानी युवराज के हाथों पर दवा लगा देती है और अपना सर ऊपर करते हुए युवराज को देखती है। युवराज उस वक्त बस सुहानी के चेहरे को देख रहा था। युवराज अपना हाथ सुहानी की तरफ बढ़ाता है, उसके चेहरे पर आ रहे उसके बालों को उसके चेहरे से हटा देता है। युवराज का हाथ जैसे ही सुहानी के चेहरे को छूता है, सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। युवराज सुहानी के चेहरे को इस तरह से देख रहा था जैसे चाहकर भी वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा हो। वो इसी तरह सुहानी की आंखों में खोए हुए धीरे धीरे उसके नजदीक जाने लगता है। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले कभी उसे इस तरह से बिहेव करते नहीं देखा था। युवराज अपना एक हाथ सुहानी के चेहरे पर रखता है और अपना चेहरा उसके एकदम नजदीक ले जाता है। अगले ही पल युवराज अपने होठ सुहानी के माथे पर ले जाकर उसे किस कर देता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी के दिल की धड़कन जैसे रुक जाती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। युवराज का हाथ अभी भी सुहानी के चेहरे पर था और चेहरा सुहानी के एकदम करीब। तभी अचानक से युवराज के कमरे का दरवाजा खुल जाता है और हड़बड़ी के साथ अक्षय कमरे के अंदर आ जाता है। अक्षय 2-3 कदम ही अंदर आया था, तभी उसकी नजर युवराज और सुहानी पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वो अपने आंखों के सामने अपने हाथ रख देता है और पीछे मुड़ जाता है। अक्षय दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो यहाँ आने वाला भी नहीं था। मैं बस गलती से आ गया। अक्षय के वहां आते ही सुहानी और भी घबरा जाती है और बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। युवराज का हाथ जो अब तक सुहानी के चेहरे पर था, सुहानी के उठ जाने पर वो अब हवा में रह जाता है। अक्षय को इस तरह अपने कमरे में देखकर युवराज को उस पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अक्षय से कुछ कह पाता, अक्षय वहां से भाग जाता है। ये सिचुएशन युवराज और सुहानी के लिए काफी ऑकवर्ड हो गई थी। कुछ देर पहले युवराज को भी इस बात का होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो बस खुद को रोक नहीं पाया था और उसने सुहानी को किस कर लिया था। युवराज अपने बेड से उठता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अब पता चला जब कोई बिना नॉक किए कमरे में घुस जाता है तो कैसा लगता है। सुहानी एक टक युवराज को देखने लगती है। अब वो हद से ज्यादा एम्बैरेस हो चुकी थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है और धीरे धीरे उस तरफ चलने लगती है। 2-3 कदम चलने के बाद सुहानी की स्पीड बढ़ जाती है और वो भागते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। युवराज उसे इस तरह से जाते हुए देखकर स्माइल करने लगता है। सुहानी के वहां से जाने के बाद भी युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन की आवाज से युवराज का ध्यान टूटता है और वो बेड पर रखा अपना फोन उठाता है। सामने से एक आदमी की आवाज आती है।
सर, आज वो फिर से समायरा से मिलने आई थी। उस आदमी की बात सुनते ही युवराज के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वो सीरियस हो जाता है। युवराज सख्त आवाज में कहता है, मुझे अभी समायरा के वार्ड का सीसीटीवी फुटेज भेजो। ये कहते ही युवराज फोन कट कर देता है। कुछ ही मिनटों में युवराज के फोन में एक वीडियो क्लिप आ जाता है जिसे वो बड़ी ध्यान से देखने लगता है। उस वीडियो को देखते हुए युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। जैसे ही वीडियो खत्म होता है, युवराज एक नंबर पर कॉल करता है। सामने से रॉबिन की आवाज आती है। यस सर। युवराज सीरियस आवाज में कहता है, रॉबिन, इसी वक्त समायरा की सिक्योरिटी बढ़ा दो, उसकी जान को खतरा है। रॉबिन कहता है, ओके सर। युवराज आगे कहता है, मैं कल हॉस्पिटल आ रहा हूँ, ध्यान रहे मेरे वहां आने से पहले कोई भी समायरा से ना मिल पाए। युवराज अपनी बात पर जोर देकर आगे कहता है, कोई भी नहीं। युवराज फोन कट कर देता है। इधर सुहानी अपने कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि निशा और विवेक सीरियस होकर कुछ बात कर रहे थे। विवेक बेड पर बैठा हुआ था और निशा खिड़की से टिक कर खड़ी थी। सुहानी को देखते ही निशा उससे कहती है, सुहानी तो कहाँ थी अब तक? निशा के इस सवाल से सुहानी को फिर से वो मोमेंट याद आ जाता है। वो बात को बदलते हुए कहती है, ये सब छोड़ो, तुम दोनों बताओ कि क्या बात है, तुम लोग काफी परेशान लग रहे हो। सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, हम उस डायरी के बारे में बात कर रहे थे। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, डायरी के बारे में? लेकिन क्या? विवेक कहता है, तुमने उस कहानी में कुछ अजीब नोटिस नहीं किया क्या? सुहानी जवाब देती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। विवेक सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी, हम सब जानते हैं कि वो साया मतलब मृदुला कितनी पावरफुल है। सुहानी विवेक की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ। विवेक आगे कहता है, इसका मतलब वो औरत मृदुला से ज्यादा ही पावरफुल होगी जिसने उसे जागृत किया था। सुहानी फिर से हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। विवेक कहता है, तो उस डायरी के अकॉर्डिंग मृदुला और वो औरत उस विशिंग वेल की रक्षा कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि उस विशिंग वेल में कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जिसकी ये दोनों सदियों से रक्षा करते आ रहे हैं। हमें अब तक लग रहा था कि बस ये एक खतरनाक आत्मा की कहानी है, लेकिन इसमें और भी कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते। इनफैक्ट हमें अब तक ये भी नहीं पता कि वो आत्मा किसका रूप लेकर हमारे बीच घूम रही है। सुहानी सोच में पड़ जाती है और कहती है, मुझे लगता है वो पद्मिनी सिंघानिया ही है। ये सुनते ही निशा कहती है, यार लगता तो हमें भी है, लेकिन हम श्योरिटी से कुछ कह नहीं सकते। विवेक आगे कहता है, मुझे भी लगता है कि पद्मिनी ही वो साया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कई दिनों से शहर में दिख भी नहीं रही है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो रहती कहाँ है। विवेक ये कह ही रहा था, तभी निशा खिड़की के बाहर देखते हुए हैरानी से कहती है, ओ माय गॉड। ये सुनकर विवेक और सुहानी निशा से पूछते हैं, क्या हुआ? निशा खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ही अंदाज में कहती है, जिसको ढूंढा गली गली वो युवराज सर की पड़ोसी निकली। सुहानी निशा से कहती है, निशा तू ये क्या कह रही है? निशा कहती है, भागते हुए यहाँ आओ वरना ये सीन मिस कर दोगे। विवेक और सुहानी निशा के पास आते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं। बाहर देखते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और दोनों हैरानी से एक साथ कहते हैं, पद्मिनी सिंघानिया यहाँ? वो देखते हैं कि युवराज के घर के सामने एक बंगला था। पद्मिनी सिंघानिया अपनी कार से उतरकर उस बंगले के अंदर जा रही थी।
सुहानी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, पद्मिनी युवराज सर की नेबर है। विवेक भी हैरानी से कहता है, यार मैंने इसे पूरे शहर में ढूंढा लेकिन ये कहीं नहीं मिली और ये यहाँ रहती है। सुहानी पद्मिनी से चिढ़ते हुए कहती है, इसे पूरे शहर में और कोई जगह नहीं मिली क्या रहने के लिए? निशा कहती है, हो सकता है ये युवराज सर पर नजर रखने के लिए यहाँ रहती हो। वो तीनों ये सारी बातें पद्मिनी को देखते हुए कर रहे थे। पद्मिनी अब चलते हुए अपने बंगले के अंदर चली जाती है। पद्मिनी के अंदर जाने के बाद विवेक उसके बंगले की तरफ देखते हुए कहता है, यार जो भी हो लेकिन पद्मिनी सिंघानिया है बड़ी हॉट। विवेक की ये बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सुहानी से कहती है, सुहानी तुझे एक बात पता है? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? निशा उसे आंखों से इशारे करते हुए कहती है, यही कि कुछ चुड़ैल पूरी लाइफ जवान और खूबसूरत कैसे रहती हैं। सुहानी निशा का इशारा समझ जाती है और अनजान बनते हुए कहती है, कैसे? निशा सस्पिशियस आवाज में कहती है, मर्दों का खून पीकर। विवेक की नजर जो पद्मिनी के बंगले पर थी, निशा की बात सुनते ही वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। वो घबराते हुए कहता है, क्या मतलब? विवेक को ऐसे देखकर निशा और सुहानी को हंसी आने लगती है, लेकिन वो दोनों अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती हैं। निशा आगे कहती है, तुम्हें नहीं पता? ये चुड़ैल पहले मर्दों को अपने वश में करती हैं। उनके वश में आते ही उन मर्दों को वो चुड़ैल हॉट लगने लगती हैं और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो चुड़ैल उन मर्दों को अपने पास बुलाकर उन्हें मार देती हैं और उनका खून पी जाती हैं। जैसे जैसे वो चुड़ैलें खून पीती जाती हैं, वैसे वैसे वो और जवान होने लगती हैं। निशा विवेक की तरफ देखते हुए अपने नॉर्मल आवाज में कहती है, विवेक तुम्हें अभी पद्मिनी हॉट लग रही थी ना? विवेक डर से ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं तो मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे पद्मिनी बिल्कुल हॉट नहीं लगती। विवेक अपने मन में सोचता है, कहीं पद्मिनी ने सच में तो मुझे अपने वश में नहीं कर लिया है? ये मुझे हॉट क्यों लग रही है? विवेक का रिएक्शन देखकर सुहानी और निशा की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। उन्हें देखकर विवेक पहले कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे समझ आता है कि निशा उसका मजाक उड़ा रही थी। विवेक भी अब अपनी स्टूपिडिटी पर हंसने लगता है। सुहानी ने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था। युवराज इस वक्त नीचे की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के अंदर सुहानी, निशा और विवेक पर पड़ती है। वो उन्हें इस तरह साथ में खुश देखकर रुक जाता है और खुद भी स्माइल करने लगता है। वो तीनों अभी भी निशा के मजाक पर हंस ही रहे थे। तभी सुहानी निशा और विवेक को एक साथ हक कर लेती है। ये देखकर निशा कहती है, अरे अरे ये तू क्या कर रही है? इतना सेंटी मत हो। सुहानी उनके गले लगते हुए कहती है, आई लव यू गाइस। क्या सच में पद्मिनी सिंघानिया युवराज के पास ही रहती है? क्या सुहानी का शक सही है? आखिर क्यों युवराज समायरा को बचाना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, पॉकेट एफएम पर। सुहानी निशा और विवेक से अलग होकर कहती है, यू नो व्हाट, अब मेरे पास फैमिली के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन अब तुम दोनों ही मेरी फैमिली हो, हमेशा मेरा साथ देते हो। सुहानी की बात सुनकर निशा और विवेक भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली तो अब उन दोनों के पास भी नहीं थी। ये सुनकर युवराज की स्माइल गायब हो जाती है और वो मन में सोचता है, क्या सिर्फ निशा और विवेक को ही सुहानी अपनी फैमिली मानती है? यहाँ विवेक उस इमोशनल माहौल को बदलते हुए कहता है, सुहानी अगर सिर्फ हम दोनों ही तुम्हारी फैमिली है तो युवराज सर कौन है? सुहानी विवेक का सवाल सुनकर खामोश हो जाती है और उसे कुछ देर पहले का युवराज का किस याद आ जाता है। युवराज भी सुहानी का जवाब सुनना चाहता था,
जब सुहानी विवेक के सवाल का जवाब नहीं देती तो निशा सुहानी के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहती है, युवराज सर के साथ ये अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहती है, क्यों सुहानी? निशा का जवाब सुनकर सुहानी पहले तो शर्माती है, फिर निशा और विवेक के साथ हंसने लगती है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। सुहानी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों के साथ सुहानी के आंखों के सामने वही सब दिखने लगता है जो वो सपने में देखती है। वो अघोरी, वो गुफा, वो कलश। इस बार सुहानी को उस अघोरी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अघोरी क्या कह रहे थे ये सुहानी को समझ नहीं आ रहा था। सुहानी अब हंसना बंद करके अपना सर पकड़ लेती है और उन आवाजों से इरिटेट होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशा और विवेक का ध्यान सुहानी पर जाता है। उन्हें सुहानी के मेंटल कंडीशन के बारे में पहले से पता था। वो सुहानी को संभालते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं, सुहानी क्या हुआ, तू ठीक है ना? सुहानी का सर अब घूमने लगा था। निशा और विवेक उसे बार बार आवाज दे रहे थे। युवराज अभी सीढ़ियों पर ही था, तभी उसे निशा और विवेक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही युवराज भागते हुए सुहानी के कमरे में आ जाता है। युवराज देखता है कि सुहानी अपना सर पकड़े हुए लड़खड़ा रही है। विवेक और निशा उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। युवराज सुहानी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। युवराज की बाहों में आते ही सुहानी बेहोश हो जाती है। युवराज सुहानी के गाल को थपथपाते हुए कहता है, सुहानी। सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेहोश हो चुकी थी। युवराज निशा को देखकर पूछता है, क्या हुआ इसे? निशा भी परेशान होकर कहती है, पता नहीं, अभी तो हमारे साथ हंस रही थी, फिर अचानक से ये सब। युवराज सुहानी को गोद में उठाता है और विवेक से कहता है, ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहो। विवेक भागते हुए ड्राइवर के पास चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो चारों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुहानी के चेकअप के बाद युवराज डॉक्टर जोशी से कहता है, क्या हुआ है सुहानी को? डॉक्टर जोशी कहते हैं, शी इज परफेक्टली फाइन, शायद इन्हें कोई स्ट्रेस हुआ होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, इनकी मेमोरी वापस आ रही है। कभी कभी हमारा ब्रेन अचानक से बहुत सारी बातों को एक साथ याद आना हैंडल नहीं कर पाता। मुझे लगता है मिस सुहानी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। विवेक डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर इसका मतलब सुहानी को आज फिर से कुछ याद आया होगा? डॉक्टर जोशी जवाब देते हैं, मे बी। वैसे आज सुहानी को हम यहीं ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कल सुबह आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर जोशी युवराज से कुछ बातें करके वहां से चले जाते हैं। युवराज निशा और विवेक को भी समझाकर घर भेज देता है और खुद सुहानी के साथ रुक जाता है। रात के 1 बज रहे थे। सुहानी अपने बेड पर आराम से सो रही थी। युवराज सुहानी के बेड के पास चेयर पर उसका हाथ थामे बैठा उसे ही देख रहा था। तभी सुहानी के शांत चेहरे में फिर से शिकन आने लगती है और धीरे धीरे वो शिकन घबराहट में बदल जाती है। ये देखकर युवराज परेशान हो जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए अपना फोन बाहर निकालता है। तभी सुहानी की आंखें एक झटके से खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है। सुहानी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वो घबराहट में जोर जोर से सांसें ले रही थी। ये देखकर युवराज अपना फोन साइड में रख देता है और सुहानी के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, श्श, सब ठीक है, मैं यहीं हूँ, तुम शांत हो जाओ। सुहानी युवराज को अपने करीब आकर उसे जोर से पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। युवराज सुहानी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करता है। कुछ देर तक सुहानी इसी तरह युवराज से चिपके रहती है और जब वो थोड़ी शांत हो जाती है तो खुद ही पीछे हट जाती है। युवराज अपना एक हाथ सुहानी के चेहरे पर रखकर कहता है, तुम ठीक हो? युवराज की आंखों में देखते हुए सुहानी कहती है, शायद मैं जानती हूँ कि आपको उस श्राप से कैसे मुक्त किया जा सकता है। युवराज बौखलाहट के साथ कहता है, क्या देखा तुमने? सुहानी अपने सपने को याद करते हुए कहती है, मैं पापा के साथ उस गुफा में गई थी। वहाँ बहुत अंधेरा था और वो जगह बहुत खतरनाक थी। अघोरी बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया था और मेरे सर पर अपना हाथ रखा था। फिर उन्होंने कहा कि समय आने पर मुझे सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। युवराज सुहानी को एक टक देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मैं उससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? सुहानी कहती है,
हमें उन तीनों कलश को ढूंढना होगा। युवराज कहता है, क्या है उसमें? सुहानी जवाब देती है, उसमें मृदुला की अस्थियां हैं। युवराज ध्यान से सुहानी की बातें सुन रहा था। सुहानी आगे कहती है, उस तांत्रिक ने मृदुला का शरीर चुरा लिया था और उसी से उसे जागृत किया था। जब अघोरी बाबा मृदुला को कैद करने उस विशिंग वेल के पास गए थे, तब उन्होंने मृदुला की अस्थियां ढूंढकर उसे 3 कलश में भर दिया था और उन अस्थियों को अलग अलग जगह दफना दिया था। हमें वही तीनों कलश ढूंढने हैं। युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, 3 नहीं 2। ये सुनकर सुहानी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कुछ याद करते हुए कहती है, अरे हाँ, उस साई ने उस रात विवेक के मम्मी पापा को मारकर वो कलश अपने पास विशिंग वेल में रख लिया था। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, उस कलश को ढूंढकर हमें क्या करना है? सुहानी अपना सर पकड़कर कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ देर पहले मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी, वो सब बहुत भयानक था, लेकिन मैंने कुछ भी साफ साफ नहीं देखा। ये कहते हुए सुहानी परेशान होने लगती है। सुहानी को इस तरह से परेशान देखकर युवराज कहता है, सुहानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस अघोरी ने कहा था ना कि वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, तो उन पर भरोसा रखो और अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। हम कल आराम से इस बारे में बात करेंगे। युवराज के समझाने पर सुहानी शांत हो जाती है। युवराज उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे बेड में लेटा देता है और उसके करीब जाकर कहता है, अभी सो जाओ। सुहानी युवराज को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज सुहानी को ब्लैंकेट उड़ाता है और रूम की लाइट बंद कर पास के सोफे पर जाकर लेट जाता है। अगली सुबह रक्षा हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और समायरा के पर्सनल वार्ड की तरफ जाने लगती है। उसके साथ उसकी केयरटेकर थी जो उसके व्हीलचेयर को चला रही थी। रक्षा जैसे ही समायरा के पर्सनल वार्ड के बाहर पहुंचती है, युवराज के गार्ड्स उसे वहीं रोक लेते हैं। उनमें से एक गार्ड रक्षा से कहता है, सॉरी मैडम, युवराज सर का ऑर्डर है, अंदर मैडम से अब कोई नहीं मिल सकता। उस गार्ड की बात सुनकर रक्षा मुस्कुराती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तो क्या युवराज ने मुझे रोकने के लिए तुम्हें रखा है? रक्षा जैसे ही उस गार्ड की आंखों में देखती है, वो गार्ड शांत होकर पीछे हट जाता है। इसके बाद रक्षा वहां खड़े बाकी के गार्ड्स की आंखों में भी देखती है। अब सारे गार्ड्स अपनी जगह पर जम गए थे। रक्षा अपनी केयर टेकर के साथ वार्ड के अंदर आ जाती है। केयर टेकर रक्षा का व्हीलचेयर समायरा के सर के पास ले जाती है। रक्षा समायरा को देखते हुए मायूसी के साथ कहती है, समायरा, मेरी बच्ची, मुझे हमेशा से पता था कि तुम मुझसे भी बड़ी जादूगरनी हो, लेकिन तुम कभी अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पाई। इसी का नतीजा है कि तुम यहाँ इस हालत में पड़ी हो। रक्षा गहरी सांस लेकर आगे कहती है, वैसे ये काम मैं आज से 5 महीने बाद करने वाली थी, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरी आज तक की सबसे होनहार शिष्य थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये कहकर रक्षा समायरा के चेहरे के सामने अपना हाथ हवा में रख देती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। रक्षा के मंत्र शुरू करने के कुछ समय बाद ही समायरा की पीठ कुछ इंच ऊपर उठ जाती है, लेकिन उसका सर और पैर बेड पर ही रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे रक्षा समायरा के शरीर से सारी ऊर्जा खींचकर अपने अंदर ले रही हो। सच तो ये था कि रक्षा इस वक्त समायरा को मारने की कोशिश कर रही थी। अर्नव हर दिन की तरह आज समायरा से मिलने आया था। वो हर सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले और हर रात ड्यूटी से आने के बाद समायरा से मिलने आता था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो समायरा के साथ काफी जुड़ाव महसूस करता था। जैसे ही अर्नव समायरा के प्राइवेट वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। अर्नव देखता है कि समायरा अपने बेड पर बेहोश पड़ी है और उसका शरीर बीच से कुछ उठा हुआ था। साथ ही रक्षा का हाथ समायरा के ऊपर था। अर्नव समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वो इतना जरूर समझ गया था कि रक्षा समायरा को नुकसान पहुंचा रही है। अर्नव फौरन अपना पिस्टल निकालकर रक्षा पर पॉइंट करता है और कहता है, कौन हो तुम और समायरा के साथ क्या कर रही हो? दूसरी तरफ सुहानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। युवराज सुहानी के साथ उसके वार्ड से बाहर निकलता है। युवराज तेजी से आगे बढ़ रहा था
और सुहानी युवराज की स्पीड मैच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही थी। वो दोनों समायरा के वार्ड के पास पहुंचते हैं। अभी भी वार्ड के बाहर युवराज के गार्ड्स खड़े थे। युवराज को बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। युवराज अपने मन में कहता है, पहले सुहानी को घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर यहाँ आकर समायरा की सिक्योरिटी के लिए कुछ और अरेंजमेंट करता हूँ। युवराज नहीं जानता था कि उसके सारे गार्ड्स को रक्षा ने पोजेस कर लिया है। युवराज के ठीक पीछे चल रही सुहानी की नजर भी उन गार्ड्स पर पड़ती है। सुहानी वहां से गुजरते हुए अपनी स्पीड कम कर लेती है। वो अपनी आंखें छोटी करके किसी जासूस की तरह उन गार्ड्स को देखने लगती है। अपने थॉट्स से बाहर निकलकर युवराज जब अपनी बाईं तरफ देखता है तो वहाँ सुहानी नहीं होती। युवराज पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सुहानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन गार्ड्स को देख रही है। सुहानी को एहसास नहीं था कि युवराज रुककर उसे ही देख रहा है। वो तो अपने धुन में गार्ड्स पर नजर जमाए हुए चल रही थी। तभी चलते हुए वो सामने खड़े युवराज से टकरा जाती है। युवराज से टकराकर सुहानी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। तभी युवराज उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। क्या युवराज जान पाएगा रक्षा के इरादे? क्या युवराज रक्षा से समायरा को बचा पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुहानी युवराज के एकदम करीब आ जाती है और उसकी नजर युवराज के चेहरे पर पड़ती है। युवराज सुहानी की आंखों में देख रहा था। उसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। युवराज अपना चेहरा सुहानी के करीब लाने लगता है। युवराज अपना चेहरा जैसे जैसे सुहानी के करीब ले जा रहा था, सुहानी डर से अपना चेहरा पीछे कर रही थी। युवराज सुहानी के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर कहता है, अपनी नजरें रास्ते पर रखो, मेरे गार्ड्स पर नहीं। ये कहकर युवराज सुहानी के कमर से अपना हाथ हटा लेता है और आगे चलने लगता है। युवराज के आगे बढ़ते ही सुहानी बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, इतनी रोमांटिक पोजीशन में भी इन्हें ज्ञान देना होता है। सुहानी फिर से एक नजर उन गार्ड्स को देखती है, फिर युवराज के पीछे चलने लगती है। युवराज सुहानी की ये बात सुन लेता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। सुहानी युवराज के साथ चलते हुए कहती है, युवराज से आपके गार्ड्स तो बड़ी ट्रेन है। युवराज चलते हुए सीरियस आवाज में कहता है, यस, दे आर वेल ट्रेन्ड। इनमें से एक एक आदमी अकेले 10 लोगों से एक साथ लड़ सकता है। सुहानी उनसे इम्प्रेस होते हुए कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी तो इनकी डेडिकेशन है। देखिए, अपनी ड्यूटी करते हुए ये तो अपनी पलकें तक नहीं झपकाते। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज का चेहरा सीरियस हो जाता है और उसके कदम रुक जाते हैं। लेकिन सुहानी अपने फ्लो में आगे निकल जाती है। कुछ कदम आगे चलकर वो देखती है कि युवराज पीछे रुक गया है, तो वो भागते हुए युवराज के पास जाती है। युवराज अपने एक एक शब्द पर जोर देकर सुहानी से कहता है, मेरे पीछे मत आना। इस वक्त युवराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी नजरों और उसके शब्दों से सुहानी को साफ समझ आ रहा था कि युवराज उसे धमकी दे रहा है। युवराज के कहने का मतलब था कि अगर सुहानी युवराज के पीछे आई तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। युवराज के इस रवैये से सुहानी घबरा जाती है और बिना कुछ कहे जोर से अपना सर हाँ में हिला देती है। सुहानी के ऐसा करते ही युवराज अपनी उंगली सुहानी के सामने से हटा देता है और तेजी से चलते हुए समायरा के वार्ड में चला जाता है। सुहानी युवराज को जाते देखकर कहती है, सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे कि समायरा से अकेले में मिलना है? वार्ड के अंदर जाते ही युवराज देखता है कि रक्षा समायरा के पास बैठी है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। युवराज को इस बात का पहले से ही अंदाजा था। युवराज देखता है कि कमरे के एक कोने में अर्नब बेहोश पड़ा है। उसकी नजर रक्षा की केयरटेकर पर भी जाती है, जो वहां खड़ी ये सब देख रही थी। युवराज गुस्से में रक्षा से कहता है, ये सब अभी बंद करो। युवराज की बात सुनकर रक्षा अपना हाथ समायरा के ऊपर से हटा देती है और बड़े आराम से कहती है, उफ, यहाँ लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये पुलिस वाला आया था और अब तुम आ गए। युवराज गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें इसी वक्त जान से मार सकता हूँ। ये सुनकर रक्षा हंसने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो युवराज का मजाक उड़ा रही हो। उसके साथ ही पास खड़ी उसकी केयरटेकर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। रक्षा अपनी व्हीलचेयर से उठती है
और चलकर युवराज की तरफ बढ़ने लगती है। रक्षा को अपने पैरों पर खड़े देखकर युवराज को कोई हैरानी नहीं होती। शायद उसे इस बात का अंदाजा पहले से ही था। रक्षा युवराज को ताना मारते हुए कहती है, तुम मुझे जान से मार सकते हो। शायद तुम जानते नहीं हो कि जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 2 गुने समय से मैं ये तंत्र विद्या कर रही हूँ। मुझे पहले से पता था कि तुम मुझे यहाँ रोकने जरूर आओगे, इसीलिए मैंने पहले से तुम्हारा इंतजाम कर रखा था। रक्षा की बात सुनते ही युवराज गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही युवराज एक कदम रक्षा की तरफ बढ़ाता है, वैसे ही उसके पैर फ्लोर से चिपक जाते हैं और अगले ही पल वो किसी मूर्ति की तरह फ्रीज हो जाता है। युवराज अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। रक्षा युवराज के करीब जाती है और उस पर भभूत फेंकते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी शक्तियों को बांध दिया है, अब कुछ देर तक तुम कुछ नहीं कर सकते। समायरा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ चुकी हैं, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारा इंतजाम कर लिया था। युवराज खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम हमेशा से समायरा को मारना चाहती थी। रक्षा युवराज की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, लेकिन इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये हर बार मुझसे बच जाती थी। रक्षा आगे कहती है, अब मुझे परेशान मत करो। समायरा को खत्म करने के बाद तुम्हारी ही बारी है। आज वो साया भी तुम्हें बचाने नहीं आएगी। इस वक्त वो भी बहुत कमजोर है और मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर। रक्षा फिर से समायरा के ऊपर अपना हाथ रखकर अपना मंत्र शुरू कर देती है। युवराज अपनी ताकत लगाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन आज उसकी शक्तियां उसका साथ नहीं दे रही थी। इधर युवराज के अंदर जाने के बाद सुहानी वहां खड़े खड़े बोर हो रही थी। उसकी नजर फिर से उन गार्ड्स की तरफ जाती है। वो सुहानी को बड़े दिलचस्प लग रहे थे। सुहानी उनमें से एक गार्ड की तरफ देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस गार्ड की नजर सुहानी पर है, लेकिन सच तो ये था कि वो गार्ड अपने होश में ही नहीं था। सुहानी उसे देखकर एक स्माइल करती है, लेकिन वो गार्ड इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो बस बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ा रहता है। ये देखकर सुहानी मुंह बनाते हुए कहती है, खड़ूस बॉस के खड़ूस एम्प्लॉइज। ये कहते ही सुहानी को उन गार्ड्स पर शक होता है। वो गौर से सभी गार्ड्स को देखती है। वो नोटिस करती है कि वहां खड़े सभी गार्ड्स कब से अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले हैं। सुहानी एक गार्ड के पास जाती है और उसके सामने अपना हाथ हिलाती है। उसे फिर से सामने से कोई रिएक्शन नहीं मिलता। वो खुद से कहती है, क्या ये भी इन गार्ड्स की ट्रेनिंग है? तभी सुहानी की नजर उस गार्ड के जीन्स की पॉकेट पर रखे एक लाइटर पर पड़ती है, जो काफी लंबा होने की वजह से उसके पॉकेट से बाहर आ रहा था। सुहानी बिना कुछ सोचे उस लाइटर को उसके पॉकेट से निकाल लेती है और गौर से देखने लगती है। सुहानी को वो लाइटर बहुत पसंद आता है। सुहानी उसे वहीं पर जलाकर देखने लगती है और खुश हो जाती है। उस लाइटर की आग को देखते हुए सुहानी के दिमाग में ये बात आती है, इस गार्ड ने अब तक कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? तभी सुहानी को युवराज की कही बात याद आती है, मेरे पीछे मत आना। सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो एक नजर हैरानी से उस गार्ड को देखते हुए कहती है, ओह शिट! ये कहते ही सुहानी भागते हुए समायरा के वार्ड के अंदर चली जाती है। सुहानी वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। रक्षा समायरा के पास खड़ी थी और उसके हाथ समायरा के ऊपर थे। युवराज उससे थोड़ी दूर पर खड़ा हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। युवराज गुस्से में अपने मन में कहता है, ये लड़की मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं? सुहानी रक्षा को देखकर कहती है, आप कौन हो? आप समायरा के साथ क्या कर रही हो? फिर सुहानी युवराज को देखकर कहती है, युवराज सर, आप इन्हें रोक क्यों नहीं रहे? सुहानी को देखकर रक्षा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, फिर से नहीं। ये कहते ही रक्षा समायरा के बेड के पास रखे एक मेडिसिन ट्रे की तरफ देखती है और फिर उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है। रक्षा के ऐसा करते ही वो ट्रे बड़ी तेजी से जाकर सुहानी के सर पर लगता है और सुहानी जमीन पर गिर जाती है। ट्रे के लगने से सुहानी के सर पर चोट लग जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। ये देखकर युवराज फिक्र और गुस्से के साथ कहता है, सुहानी! वो खुद को आजाद करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है।
सुहानी के सर की चोट देखकर युवराज का खून खौल जाता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। इसके बाद कमरे का सारा सामान हवा में आ जाता है और सुहानी पर बरसने लगता है। सुहानी उन हमलों से बचने की कोशिश करती है। अंत में रक्षा अपनी शक्ति से एक बांस हवा में उठाती है और वो बांस सुहानी की तरफ तेजी से बढ़ता है। सुहानी पहले ही रक्षा के इतने वार से घायल हो चुकी थी। उस बांस को अपनी तरफ आते देख सुहानी नीचे झुककर अपने हाथों से अपना सर ढक लेती है। वो बांस जैसे ही सुहानी के बिल्कुल करीब आता है, वो हवा में रुक जाता है। जैसे ही वो बांस सुहानी के पास आकर रुकता है, रक्षा की नजर तुरंत युवराज पर चली जाती है। युवराज उस बांस को ही देख रहा था। रक्षा हैरानी से मन में कहती है, ये नहीं हो सकता। वो बांस सुहानी को लगे बिना ही जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उसके गिरते ही युवराज तेजी से रक्षा की तरफ बढ़ता है और उसका गला पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है। युवराज के ऐसा करने पर रक्षा और उसकी केयरटेकर दंग रह जाते हैं। सुहानी भी अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। उसकी नजर सीधे युवराज पर जाती है और वो युवराज को इस तरह से गुस्से में रक्षा का गला पकड़ते हुए देखकर डर जाती है। युवराज की पकड़ में रक्षा का दम घुट रहा था और वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो अपनी सांसें संभालते हुए युवराज से कहती है, ये तुमने कैसे किया? चाहे तुम में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, तुम मेरा तंत्र नहीं तोड़ सकते। युवराज गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहते हुए युवराज की आंखों की पुतलियां एक पल के लिए लाल होकर फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। युवराज की आंखों को ऐसे बदलते देखकर रक्षा डर जाती है और अपने मन में कहती है, ये नामुमकिन है। युवराज के अंदर समायरा की शक्तियां कैसे आ सकती हैं और वो समायरा की इन शक्तियों को काबू कैसे कर सकता है? रक्षा युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम मुझे नहीं मार सकते। युवराज रक्षा की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, बिल्कुल मार सकता हूँ। इस वक्त युवराज बहुत गुस्से में था। उसकी नजर तो इस वक्त रक्षा की आंखों में थी, लेकिन उसके दिमाग में बस वो सीन चल रहा था जब रक्षा बेरहमी से सुहानी पर हमला कर रही थी। रक्षा की केयरटेकर और सुहानी अपनी जगह पर जमे हुए युवराज के इस गुस्से को देख रहे थे। उन दोनों को इस वक्त यही डर लग रहा था कि कहीं युवराज रक्षा को जान से न मार दे। युवराज की पकड़ और मजबूत होने पर रक्षा की सांसें अटकने लगती हैं। उसे भी अब लगने लगा था कि युवराज उसे मार ही डालेगा। युवराज रक्षा को घूरते हुए कहता है, मैंने आज तक किसी की भी जान नहीं ली है, सिर्फ इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम पर यह एहसान मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये कहकर युवराज अपना हाथ रक्षा की गर्दन पर से हटा देता है। आखिर रक्षा अपनी ही बेटी समायरा को क्यों मारना चाहती है? युवराज के पास समायरा की शक्तियां कैसे आईं? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम।